हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैंगे, उन सभी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम रह गया है उनका एग्जाम्स में। तो जैसा कि मैं हर बार आपको प्रोवाइड करवाता हूं, अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैंगे, उन सभी की यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट यूनिट को एक वीडियो के अंदर एक वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करवा दूंगा। सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें आपकी डिटेल में कवर हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है अच्छे से नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें अब आपकी इस वन शॉट रिवीजन वीडियो से कवर होने वाली है। सारी सब्जेक्ट की सारे सेमेस्टर के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो आने वाली है। सारे सब्जेक्ट की आपको धीरे धीरे चैनल पर अपलोड मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आपके पास सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाली हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 4 के बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस का। उसकी यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल फाइनेंस की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट यूनिट कवर करवा दी जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। देखते हैं आपको क्या क्या कंटेंट कवर करना है जो आपका इसके सिलेबस में गिवन है। तो टाइप्स ऑफ एफडीआई, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, फिर बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ एफडीआई, ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, कंटेम्परेरी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस, आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया, इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतना कंटेंट आपको कवर करना है। ये चीजें आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ एफडीआई की एफडीआई क्या होता है। एफडीआई ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की आपकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इन बिजनेस इंटरेस्ट इन अनदर country in form of stabilizing business operation और acquiring business asset in that foreign country। एफडीआई क्या है? ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो कि एक कंपनी या एक इंडिविजुअल जो भी किसी भी एक कंट्री में रहता है और वो इंटरेस्टेड है दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो ये इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो जो ये इन्वेस्टमेंट करेगा वो किसी भी तरीके से कर सकता है, या तो वो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर ले, या वहाँ के जो पहले से बिजनेस हैं उसके एसेट्स को एक्वायर कर ले, मतलब उसके कुछ शेयर्स खरीद ले या एसेट में पैसा लगा दे किसी भी तरीके से फॉरेन दूसरी कंट्री में, तो उस चीज को आपका क्या कहा जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई कहा जाता है, ठीक है। एफडीआई इन्वॉल्व अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड कंट्रोल ओवर फॉरेन बिजनेस एंटिटी बाय द इन्वेस्टर। एफडीआई क्या है? ये एक तरीके की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है और कंट्रोल होता है, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो फॉरेन बिजनेस एंटिटी को कंट्रोल करता है। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट from a party in one country into a business or corporation in another country with the intention of stabilizing a lasting relationship। ये आपकी एफडीआई की डेफिनेशन दे रखी है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर जो एक कंट्री की पार्टी है वो दूसरी कंट्री के बिजनेस या कॉरपोरेशंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। किस इन्वेस्ट इंटेंशन से? लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देती है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है। तो उस चीज को आपका एफडीआई कहा जाता है, ठीक है। की फीचर्स ऑफ एफडीआई। जो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके? तो नंबर 1 आता है ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो एफडीआई इन्वॉल्व एक्वायरिंग अ सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक, यूजुअली एटलीस्ट 10% इन फॉरेन कंपनी। सबसे पहले जो स्टेक होता है, मतलब जो ओनरशिप होगी वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट ओनरशिप मतलब 10% या 10% से ज्यादा का स्टेक एक्वायर, मतलब जो शेयर्स हैं, अगर हम शेयर्स की बात करें तो 10% तक शेयर उस कंपनी के एक्वायर किए होने चाहिए, तभी वो चीज एफडीआई कहलाएगी। गिविंग द इन्वेस्टर कंट्रोल ओवर ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। जिससे क्या हो, जो इन्वेस्टर है उसका बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर और ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाए। तो ये उसका पहला फीचर होता है ओनरशिप एंड कंट्रोल में, कि 10% की ओनरशिप होनी चाहिए और बिजनेस के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के, ऑपरेशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज इट इन्वॉल्व स्टेबलाइजिंग अ लास्टिंग प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट। ये जो एफडीआई है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे फॉरेन मार्केट के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग प्रेजेंस रहती है उस इंडिविजुअल या एंटिटी की।
सच एज सेटिंग अप सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड एंटरप्राइज। और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किस तरीके से क्रिएट की जाती है, या तो सब्सिडरी क्रिएट करके, जॉइंट वेंचर क्रिएट करके, या फिर होली ओन्ड एंटरप्राइज मतलब किसी कंपनी को पूरे तरीके से परचेज कर लेना, खरीद लेना। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड स्किल। तो एफडीआई ब्रिंग नॉट ओनली फाइनेंशियल कैपिटल बट आल्सो टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एंड स्किल टू द होस्ट कंट्री विच कैन हेल्प बूस्ट इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। एफडीआई से हम सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उस कंट्री को टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज, स्किल्स, कुछ भी चीज प्रोवाइड करवाई जा सकती है, वो चीज दी जाती है, जिसकी मदद से क्या होता है, उस कंट्री की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो एफडीआई कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द होस्ट कंट्री बाय क्रिएटिंग अ जॉब, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एफडीआई क्या करता है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाता है, होस्ट कंट्री के अंदर क्या करता है, जॉब्स को क्रिएट करता है। होस्ट कंट्री क्या होती है, जिस कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा है, तो होस्ट कंट्री के अंदर जॉब्स क्रिएट करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इनोवेशंस को फोस्टर करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो एफडीआई इन्वॉल्व रिस्क सच एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेगुलेटरी चेंज एंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन द होस्ट कंट्री। एफडीआई के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीजें होती हैं। रिस्क किस चीज का होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए या फिर रेगुलेशंस में चेंज आ जाए, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाए, तो ये सारे होस्ट कंट्री के अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। However, it also offer potential reward in term of profit, market access and diversification। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, मार्केट की एक्सेस मिल जाती है उस कंट्री की, और डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक जो है बेनिफिट ऑफ एफडीआई। ये तो हमने पढ़े कि फीचर्स क्या क्या होते हैं, आप एफडीआई से फायदा क्या क्या होता है कंट्रीज को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एफडीआई कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द होस्ट कंट्री बाय क्रिएटिंग जॉब, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एफडीआई की मदद से क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है उसके अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनोवेशंस बढ़ती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंप्रूवमेंट आती है। तो ये बेनिफिट हो गया होस्ट कंट्री के लिए। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। तो एफडीआई ऑफन लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब इन द होस्ट कंट्री, बोथ डायरेक्टली थ्रू एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज एंड इनडायरेक्टली थ्रू सप्लाई चेन एंड सपोर्ट सर्विसेज। एफडीआई की मदद से क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है उसके अंदर जॉब भी क्रिएट होती है। अब जॉब दो तरीके से क्रिएट होती है, या तो जो एफडीआई की मदद से एंटरप्राइज स्टेबलाइज करी गई है उसके अंदर डायरेक्टली जॉब दे देना, या फिर इनडायरेक्टली जॉब देना। वो किस तरीके से, तो सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस देना किसी वहां के इंडिविजुअल से, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज दैट एंगेज इन एफडीआई ब्रिंग विद देम एडवांस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिस दैट कैन बेनिफिट लोकल फर्म एंड इंडस्ट्री। अब किसी कंट्री में एफडीआई की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो उस कंट्री में अपना बिजनेस स्टेबलाइज करेगी, वो अपने फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ वहाँ पर टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी लेकर आएगी, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज लाएगी। सारे बेनिफिट इसके किसे भी मिलेंगे, वहाँ की जो लोकल फर्म और इंडस्ट्री है उन्हें भी इन सारी चीजों का बेनिफिट मिलेगा, उन सबको भी इसकी एक्सेस मिल पाएगी। द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड स्किल कैन हेल्प enhance the host country's technological capabilities and improve its overall competitiveness। इससे क्या होगा, जो नॉलेज एंड स्किल है उसके ट्रांसफर से जो होस्ट कंट्री हैगी उसकी भी कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी, और जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी होस्ट कंट्री की। तो ये आपके बेनिफिट्स होते हैं एफडीआई के। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एफडीआई कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द होस्ट कंट्री एज फॉरेन इन्वेस्टर में इन्वेस्ट इन बिल्डिंग और अपग्रेडिंग फैसिलिटीज such as factories, transportation, network, utilities and telecommunication system। एफडीआई क्या करता है, जो होस्ट कंट्री है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करता है। जो एफडीआई के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं होस्ट कंट्री के अंदर, अपग्रेड करते हैं फैसिलिटीज को, फैक्ट्रीज स्टेबलाइज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करते हैं, नेटवर्क यूटिलिटीज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होता है होस्ट कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। तो एफडीआई प्रोवाइड लोकल फर्म इन द होस्ट कंट्री विद एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट थ्रू लिंकेज टू एमएनसीज।
एफडीआई क्या करता है, जो लोकल फर्म होती है होस्ट कंट्री की, उनकी भी लिंकेज क्रिएट करवा देता है ग्लोबल मार्केट के साथ एमएनसीज की मदद से। दिस कैन हेल्प लोकल बिजनेस एक्सपेंड देयर मार्केट रीच, इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। इससे क्या होता है, जो लोकल बिजनेस होते हैं उनकी मार्केट रीच एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, उनका जो एक्सपोर्ट हैगा वो इंक्रीज हो जाता है और ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यू। तो एफडीआई के जनरेट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द होस्ट कंट्री थ्रू कॉर्पोरेट टैक्स। एफडीआई क्या करते हैं, एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं होस्ट कंट्री के अंदर, किसकी मदद से, कॉर्पोरेट टैक्स प्रोवाइड करवा के, एम्प्लॉयमेंट टैक्स प्रोवाइड करवा के और कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब एफडीआई हुआ है मतलब इन्वेस्टमेंट हुई है तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अब रेवेन्यू जनरेट होगा तो उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को उसी कंट्री के अंदर उस रेवेन्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दिस कैन हेल्प फंड पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड सोशल प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है जो टैक्स से आता है और उन्हें वो पब्लिक सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर पाती है फिर गवर्नमेंट अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो एफडीआई कैन हेल्प डाइवर्सिफाई द होस्ट कंट्रीज इकोनॉमी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट। एफडीआई की मदद से क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है उसकी जो इकोनॉमी होती है वो डाइवर्सिफाई हो पाती है ग्लोबल मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी और नए नए प्रोडक्ट की मदद से। दिस डाइवर्सिफिकेशन कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फ्यू सेक्टर्स और मार्केट, मेकिंग द इकोनॉमी मोर रिजिलिएंट टू एक्सटर्नल शॉक। इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन से जो पहले डिपेंडेंस हुआ करती थी कुछ सेक्टर या मार्केट्स के ऊपर, लोकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी, वो डिपेंडेंस खत्म हो जाती है क्योंकि अब उनके पास एक्सटर्नल अल्टरनेटिव्स होते हैं उन सारी चीजों के, जिनकी वजह से उन्हें पहले डिपेंडेंस रहना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट हो गए कि एफडीआई के क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं होस्ट कंट्री के लिए। फिर आता है आपका ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं एफडीआई के, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर। तो होस्ट कंट्री दैट हेवीली रिलाई ऑन एफडीआई में बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इन्वेस्टर फॉर कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज एंड मार्केट एक्सेस। होस्ट कंट्री, ऐसी होस्ट कंट्री जो कि बहुत ज्यादा एफडीआई के ऊपर डिपेंड करती हैं, इससे क्या होता है, उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर किस चीज से रिलेटेड, कि हाँ अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमें कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिपेंडेंस बढ़ा देता है उन कंट्रीज में जहाँ पर वो कंट्रीज सिर्फ एफडीआई के ऊपर डिपेंड रिलाई करती हूँ। तो विच कैन लीड टू वल्नरेबिलिटी इफ द इन्वेस्टर डिसाइडेड टू विड्रॉ और डाइवेस्ट फ्रॉम द कंट्री। तो इससे क्या होता है, फिर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर इन्वेस्टर ने ये डिसीजन ले लिया कि वो इस चीज से विड्रॉ करेगा या उस कंट्री से अपनी एफडीआई को खत्म करेगा, तो फिर वो उस कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। फिर रहेगा लॉस्ट ऑफ सोवर्निटी। तो एफडीआई में रेज कंसर्न अबाउट लॉस ऑफ सोवर्निटी एंड कंट्रोल ओवर की इंडस्ट्री, रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर एज फॉरेन इन्वेस्टर में इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। एफडीआई से क्या होता है, जो सोवर्निटी होती है कंट्री की वो लॉस्ट होने का डर रहता है और जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर उस कंट्री का कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर का कंट्रोल हो जाता है इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के ऊपर। इससे क्या होता है, फिर वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक हो जाता है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। तो एफडीआई में रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट विद इन द होस्ट कंट्री विद सर्टेन रिलीजन, इंडस्ट्री और सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिटिंग मोर देन, लीडिंग टू इनकम इनइक्वालिटी, सोशल डिस्पैरिटी और रीजनल इम्बैलेंस। क्या बोला है, जो एफडीआई है उससे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है होस्ट कंट्री के अंदर, कुछ ही रीजन्स में, कुछ ही इंडस्ट्रीज और कुछ ही पॉपुलेशन की सेगमेंट्स को उसका बेनिफिट मिल पाता है। इसका आपका एफडीआई का सभी को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है, फिर इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, डिस्पैरिटीज आ जाती हैं और रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कंट्री के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपटीशन विद लोकल बिजनेस। तो फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन होस्ट कंट्री थ्रू एफडीआई में कॉम्पीट विद लोकल बिजनेस, पोटेंशियली लीडिंग टू मार्केट डोमिनेंस, प्राइस वॉर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक फर्म, लॉस ऑफ मार्केट शेयर और इरोजन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। अब जब फॉरेन कंपनी होस्ट कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती हैं तो इससे क्या होता है, एफडीआई की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है लोकल बिजनेसेस का, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनी क्या कर पाती हैं, मार्केट को डोमिनेट कर लेती हैं, प्राइस वॉर कर पाती हैं, जो डोमेस्टिक फर्म है उन्हें डिस्प्लेस कर देती हैं, मार्केट शेयर खत्म कर देती हैं और जो लोकल इंडस्ट्री हैं उनको इरोड कर देती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हैगा एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। तो एफडीआई प्रोजेक्ट कैन हैव एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट सच एज पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, labor right violations, violations of natural resources, raising concern about sustainability and corporate social responsibility। फिर क्या बोला है कि जो एनवायरमेंटल जो एफडीआई प्रोजेक्ट स्टेबलाइज होते हैं कंट्रीज होस्ट कंट्री के अंदर, उससे क्या होता है एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट बढ़ जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस कर दिया जाता है प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, लेबर राइट्स का वायलेशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है फिर आपकी सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खतरे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हैगा टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो होस्ट कंट्री दैट रियलाई ऑन एफडीआई फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी पेटेंट और नो हाउ, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू डेवलप इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज, इनोवेट और कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट। क्या बोला है, जो होस्ट कंट्री होती है जो एफडीआई के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, नो हाउ है, वो फॉरेन के ऊपर हो जाती है। ये अपनी खुद की सारी चीज़ें इसके वाली भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर ये अपनी कोई इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़, इनोवेशन से डेवलप नहीं कर पाते हैं और ये ग्लोबल मार्केट के अंदर भी कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं आपके। नेक्स्ट हैगा पॉलिटिकल रिस्क। तो एफडीआई कैन एक्सपोज टू पॉलिटिकल रिस्क सच एज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशन, टैक्सेशन, ट्रेड एग्रीमेंट और जियो पॉलिटिकल टेंशंस which may affect the stability, profitability और continuity of foreign investment in the host country। एफडीआई क्या है, एफडीआई क्या करती है, पॉलिटिकल रिस्क भी होता है एफडीआई को, क्योंकि जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आता है, रेगुलेशंस में चेंजेस होते हैं, टैक्सेशन, ट्रेड एग्रीमेंट, इन सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो होस्ट कंट्री हैगी उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रखी होती है उसकी स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कंटिन्यूटी, इन तीनों चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है तो फिर इन्हें एग्जिट भी करना पड़ता है किससे, होस्ट कंट्री से। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया आपके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स के बारे में, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उनके क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब किन किन तरीकों से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी की जा सकती है। तो सबसे पहले आती है आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस और फैसिलिटी इन फॉरेन कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर। ये क्या है, एक तरीका हैगा न्यू बिजनेस फैसिलिटी स्टेबलाइज करने का फॉरेन कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा। तो वो चीज़ कहलाती है आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दिस टाइप ऑफ एफडीआई इन्वॉल्व बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड हायरिंग लोकल एम्प्लॉय फ्रॉम स्क्रैच। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो अपना बिजनेस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करता है फॉरेन कंट्री के अंदर, नई प्रोडक्शन फैसिलिटी सेट करता है और वहीं के जो लोकल एम्प्लॉई हैं उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करवाता है। Greenfield investment typically involve a significant capital outlay and long-term commitment by the foreign investor to stabilize a presence in new market। इसके अंदर जो कैपिटल आउटले होता है वो बहुत ज़्यादा एक हाई अमाउंट में होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है मार्केट में बने रहने की। तो ये कहलाती है आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले आती है आपकी मार्केट शेयर। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अलाउ कंपनीज टू एंटर न्यू मार्केट एंड एक्सपेंड देयर ग्लोबल फुटप्रिंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या अलाउ करती है कंपनी की कि न्यू मार्केट में एंटर कर सके और अपने कदम वहाँ पर भी फैला सके ग्लोबल मार्केट में, बाय स्टेबलाइजिंग अ न्यू बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। और किसकी मदद से, फॉरेन कंट्री के अंदर न्यू बिजनेस स्टेबलाइज करके कंपनी कैन टैप इनटू लोकल रिसोर्सेज, एक्सिस कस्टमर सेगमेंट एंड डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यू। क्या कर पाती हैं जो फॉरेन कंपनी होती हैं, फॉरेन कंट्री में बिजनेस स्टेबलाइज करके एक तो लोकल रिसोर्सेज की उन्हें एक्सेस मिल जाती है उस कंट्री के, नए कस्टमर सेगमेंट मिल जाता है और अपने रेवेन्यू को भी वो डाइवर्सिफाई अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड फॉरेन इन्वेस्टर विद फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ न्यू बिजनेस। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका जो ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल उन्हीं का होता है, किसी की भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इनेबल द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम इन्वेस्टिंग कंपनी टू होस्ट कंट्री। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या अलाउ करती है, इनेबल करती है कि टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का और जो प्रैक्टिस हैगी उसका ट्रांसफ़र हो सके
होस्ट कंट्री के अंदर किसके द्वारा, जो कंपनी या जो इंडिविजुअल बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहा है होस्ट कंट्री के अंदर, उसकी मदद से। दिस कैन हेल्प इनहांस द लोकल कैपेबिलिटी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड स्टिमुलेशन इनोवेशन इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, जो होस्ट कंट्री हैगी उसकी लोकल कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है और जो उसकी इकोनॉमी है उसके अंदर भी इनोवेशन आ जाता है। नेक्स्ट हैगा जॉब क्रिएशन। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल रेजिडेंट बाय हायरिंग वर्कफोर्स एंड सपोर्ट एंसिलरी इंडस्ट्री सच एज सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी मदद से क्या होता है, जॉब्स भी क्रिएट होती हैं उस कंट्री के अंदर। जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं, अब बिजनेस स्टेबलाइज कराया है तो वहाँ के लोकल पीपल्स को ही उस बिजनेस में एम्प्लॉय बनाया जाता है, उस एंटरप्राइज में रखा जाता है काम करने के लिए। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका जॉब क्रिएट करने का। इनडायरेक्ट तरीका किस तरीके से जॉब क्रिएट करी जाती है, तो वहाँ के सप्लायर्स की मदद ली जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद ली जाती है, तो इनकी मदद से उन्हें इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट करी जाती हैं। नेक्स्ट हैगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट आर टिपिकली सस्टेनेबल मेड विद लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, एमिंग टू बिल्ड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड स्टेबलाइज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट ओवर टाइम। जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो किस व्यू के साथ करी जाती है, एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के साथ करी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक सस्टेनेबल ऑपरेशन को डेवलप करना और स्टेबलाइज करना और अपनी प्रेजेंस बनाकर रखना मार्केट के अंदर, इसका एम होता है। This can lead to steady revenue growth, increased market share and enhanced competitiveness for the investing company। ये इससे क्या होता है, जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है, मार्केट का शेयर इंक्रीज हो जाता है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है इन्वेस्टिंग कंट्री की। ये तो हमने देख लिया कि आपके इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं या बेनिफिट एक तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या क्या इसके नुकसान भी होते हैं। तो नंबर वन हैगा हाई इनिशियल कॉस्ट। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वायर लैंड, परचेज इक्विपमेंट एंड हायर एम्प्लॉय। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इनिशियल कॉस्ट होती है बिजनेस को स्टेबलाइज करने की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, लैंड को एक्वायर करना होता है, नए इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, तो ये सारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। द अपफ्रंट कॉस्ट कैन बी सब्सटेंशियल एंड मेक टाइम टू जनरेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसमें जो ये कॉस्ट होती है इनिशियल कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और वहीं इसका रिटर्न होता है वो हमें अभी जल्दी से नहीं मिलता है, एक लॉन्ग टर्म में हमें इसका अच्छा रिटर्न मिलना शुरू होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क रिलेटेड टू मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी चेंजेस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस इन न्यू एनवायरनमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, किस चीज़ से रिलेटेड, मार्केट की कंडीशन से रिलेटेड, रेगुलेटरी चेंजेस की से रिलेटेड, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से रिलेटेड, करेंसी में फ्लक्चुएशन से रिलेटेड और ऑपरेशन चैलेंजेस से रिलेटेड रिस्क इन्वॉल्व होता है। फॉरेन इन्वेस्टर में फेस अनसर्टेनिटीज एंड ऑब्स्टेकल दैट कुड इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अनसर्टेनिटीज फेस करते हैं, ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इन सारे रिस्क की वजह से। नेक्स्ट हैगा टाइम एंड एफर्ट। तो स्टेबलाइजिंग अ न्यू बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच थ्रू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। अब बिल्कुल स्क्रैच से एक नया बिजनेस स्टेबलाइज करना किसी भी कंट्री के अंदर एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है आपका। इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सच एज परमिट, सिक्योरिंग लाइसेंस एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद लोकल स्टेक होल्डर। इसके अंदर क्या होता है, जो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं वो सारी चीज़ें एक अच्छी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन के बाद ही परफॉर्म करनी होती हैं। कोई भी एक्टिविटी अगर करनी है, जैसे कि अगर परमिट्स जो लेने हैं, क्या क्या लाइसेंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी होती हैं। नेक्स्ट हैगा लोकल कंपटीशन। तो फॉरेन इन्वेस्टर एंटरिंग अ न्यू मार्केट थ्रू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मे फेस कंपटीशन फ्रॉम स्टेबलाइज्ड लोकल कंपनी विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ब्रांड रिकग्निशन एंड कस्टमर लॉयल्टी। अब जरूरी नहीं है सभी कंट्रीज़ में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हों, कुछ कंट्रीज़ होती हैं होस्ट कंट्रीज़ भी जिनके अंदर पहले से ही उस इंडस्ट्री में एक अच्छी जानी हुई कंपनी जिसका ब्रांड नेम होता है वो पहले से ही उस कंट्री के अंदर रन हो रही होती है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो अपनी बिजनेस को स्टेबलाइज करने चाहते हैं, उनके सामने भी एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है,
उस एग्जिस्टिंग कंपनी की प्रेजेंस की वजह से, उसकी ब्रांड की वजह से, उन सारी चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट है कल्चरल एंड लीगल डिफरेंस। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री में इनकाउंटर कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज दैट रिक्वायर एडेप्टेशन एंड कंप्लायंसेस विद लोकल नॉर्म रेगुलेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिस। क्या बोला है, अब एक न्यू कंट्री में जाकर आप अपना बिजनेस स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो आपको कल्चरल डिफरेंस भी फेस करना पड़ेगा, लैंग्वेज बैरियर्स भी होंगे वहाँ पर, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होंगी, जिन सारी चीज़ों को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा लोकल नॉर्म्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ और बिजनेस प्रैक्टिस के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। तो ये आपके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट तरीका आएगा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो आता है आपका मर्जर या फिर एक्विजिशन। तो मर्जर क्या होता है, सबसे पहले मर्जर को समझेंगे। अ मर्जर इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर टू और मोर कंपनी कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। मर्जर और एक्विजिशन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपनी कंबाइन होती हैं और एक न्यू एंटिटी फॉर्म करती है। In merger, the company involved typically agree to combine their operation, asset and resource to create a stronger, more competitive entity. मर्जर के अंदर जो एंटिटीज़ कंबाइन होती हैं वो किस ऑब्जेक्टिव से होती हैं कि हाँ, हम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्रिएट कर लेंगे मिलकर, जो कि अभी हम अलग अलग हैं तो क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो मर्ज होती हैं। मर्जर कैन क्लासिफाइड एज आइदर हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। मर्जर को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर या फिर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, सेम इंडस्ट्री के अंदर दो कॉम्पिटिटर रहेंगे, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है, दो कंपनी जो अलग अलग स्टेज पर हैं सप्लाई चेन में, वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल मर्जर। और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, ऐसा मर्जर जिसके अंदर जो दो कंपनीज हैं वो आपस में किसी तरीके से रिलेट नहीं करती हैं लेकिन कंबाइन हो जाती हैं, तो उस चीज़ को आपका क्या कहा जाता है, उस चीज़ को आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहा जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी साइड में आपका हैगा एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, इट ऑकर व्हेन वन कंपनी परचेज अनदर कंपनी आइदर थ्रू बाइंग अ मेजॉरिटी स्टेक और एक्वायरिंग ऑल इट्स एसेट। एक्विजिशन क्या होता है, ये एक तरीका है जिसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, या तो उसका मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करके या फिर पूरा ही उसका स्टेक एक्वायर करके। एक्विजिशन कैन बी फ्रेंडली वेयर बोथ पार्टी एग्री टू डील और हॉस्टाइल वेयर द टारगेट कंपनी रेजिस्ट द एक्विजिशन। जो ये एक्विजिशन हो सकता है ये दोनों तरीके का हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली भी हो सकता है। अगर जिस कंपनी जो मतलब जो बड़ी कंपनी है वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो वो जो दूसरी कंपनी है वो एक्वायर होने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर सेल होना चाहती है, तो ये हो जाएगा फ्रेंडली टर्म है। लेकिन वहीं अगर एक्विजिशन ज़बरदस्ती करा जाता है तो उसे कहा जाता है हॉस्टाइल एक्विजिशन। एक्विजिशन कैन हेल्प कंपनी एक्सपेंड देयर मार्केट प्रेजेंस, डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट ऑफर एंड गेन एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज़। एक्विजिशन से क्या होता है, जो कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाई कर पाते हैं वो अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को, नई टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी की उन्हें एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्विजिशन। फर्स्ट टाइप का मर्जर है हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो अ हॉरिजॉन्टल मर्जर ऑकर व्हेन टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री एंड ऑफरिंग सेम और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस कंबाइन देयर ऑपरेशन। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, ऐसी दो कंपनियां जो सेम इंडस्ट्री में हैं और सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं या सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपस में एक हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो उस चीज को कहा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। नेक्स्ट आता है वर्टिकल मर्जर। तो अ वर्टिकल मर्जर इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। ऐसी दो कंपनियां दो जो सप्लाई चेन में दो लेवल्स पर हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, या तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ मिला लेते हैं या अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को अपने साथ मिला लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल मर्जर। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर ऑकर व्हेन टू कंपनीज फ्रॉम अनरिलेटेड इंडस्ट्री मर्ज टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस इंटरेस्ट एंड रिड्यूस रिस्क। ऐसी दो कंपनियां जो आपस में किसी तरीके से रिलेटेड नहीं थी, ना बिजनेस से, ना टेक्नोलॉजी से, ना किसी चीज से, वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, किस लिए, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, तो उस चीज को कहा जाता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। तो अ प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर इज आल्सो नोन एज को जेनरिक मर्जर। हेयर टू कंपनीज दैट प्रोवाइड सेपरेट सर्विसेज टू द सेम कस्टमर
base like Wi-Fi provider and a computer manufacturer work together. प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है? ऐसा मर्जर, इसे हम को जेनरिक मर्जर भी कहते हैं। इसके अंदर दो कंपनियां जो सेम कस्टमर को दो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाएं तो उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। जैसे कि एक वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर और जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, उनके जो कस्टमर हैं वो दोनों के सेम ही हैं, तो वो दोनों अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। नेक्स्ट आता है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। तो कंपनीज दैट सेल द सेम आइटम बट कंप्लीट इन सेपरेट मार्केट ऑफन मर्ज टुगेदर अंडर दिस टाइप ऑफ मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है? ऐसी दो कंपनियां जो सेम आइटम सेल करती हैं लेकिन दो अलग अलग मार्केट में सेल करती हैं, उसे कहा जाता है, अगर वो दोनों कंपनियां कंबाइन होती हैं तो वो कहलाएगा आपका मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। Companies that merge in market extension transaction want to expand their client by gaining access to a large market। जो ये कंपनीज होती हैं वो किस लिए मर्ज होती हैं? ताकि उन्हें एक लार्ज मार्केट का गेन मिल सके और वो अपने बिजनेस को, ट्रांजैक्शंस को एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? तो नंबर 1 पहला एडवांटेज होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज कंबाइंड ऑपरेशन में रिजल्ट इन रिड्यूस्ड डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है? कॉस्ट की सेविंग होती है, क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं वो कंबाइंड होकर चलते हैं, जिससे रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन कम होता है, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन रहते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन हेल्प कंपनी एक्सपेंड देयर मार्केट प्रेजेंस एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, अलाउइंग देम टू compete मोर इफेक्टिवली एंड कैप्चर अ लार्ज मार्केट बेस। मर्जर एंड एक्विजिशन की मदद से कंपनी क्या कर पाती है? अपनी प्रेजेंस को, अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पाती हैं, एक्सपेंड कर पाती हैं और वो और ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से कॉम्पीट कर पाती हैं ग्लोबल मार्केट में और एक लार्ज कस्टमर बेस को कैप्चर कर पाती हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इनेबल कंपनी टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग, कस्टमर सेगमेंट, ज्योग्राफिक रीच, इंडस्ट्री एक्सपोजर, रिड्यूसिंग रिस्क एंड एनहांसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है? जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट जो जो ऑफर करती हैं उन्हें डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, जो कस्टमर सेगमेंट है उनका उसे डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, जो उनका ज्योग्राफिकल रीच है उसे डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, अपनी इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है उसे बढ़ा सकती हैं, अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकती हैं और बहुत सारी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हैं उन्हें गेन कर सकती हैं। नेक्स्ट है साइनर्जीज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन क्रिएट साइनर्जीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेवेन्यू, कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दैट बेनिफिट द मर्ज्ड एंटिटी एंड इट्स स्टेक होल्डर। साइनर्जी का बेनिफिट मिलता है, मतलब जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो साइनर्जीज क्रिएट होती हैं, जो उनका म्यूचुअल वर्किंग होती है उससे क्या होता है? उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, कॉस्ट की सेविंग होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन प्रोवाइड कंपनीज विद एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज दैट एनहांस देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड इनोवेशन पोटेंशियल। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है? जो कंपनीज होती हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिल जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक्सेस मिल जाती है, एक्सपर्टीज आ जाती है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे आपके बेनिफिट हो जाते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन से, कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है और न्यू टेक्नोलॉजी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इनहांस्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू इंक्रीज्ड रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथेंड बैलेंस शीट। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है? जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है या पोजीशन होती है एक कंपनी की, वो इनहांस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। किस तरीके से? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है, उनकी कॉस्ट होती है वो सेव होने लगती है, रिड्यूस हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है और उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथन, मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेजेस थे कि मर्जर एंड एक्विजिशन के आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस तो हमने देख लिया क्या क्या फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के, जैसे कि इंटीग्रेशन चैलेंज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफन फेस इंटीग्रेशन चैलेंज इंक्लूडिंग कल्चरल डिफरेंस, organizational conflict, organizational disruption and management complexities that can impact the success of combined entity। इंटीग्रेशन चैलेंज में क्या आता है? मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि कल्चर का डिफरेंस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आपस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वर्क करने में डिसरप्शन होती है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जो सक्सेस है वो कंबाइंड एंटिटी की उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो ये चीज जो आती है आपकी इंटीग्रेशन चैलेंज के अंदर।
नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल रिस्क का डिसएडवांटेज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क सच एज ओवरपेइंग फॉर द टारगेट कंपनी, टेकिंग एन एक्सेसिव डेट, फेसिंग अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी और कॉस्ट, और एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू ट्रांजैक्शन। क्या वो होता है जो मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से अब अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो उस पर रिस्क भी बढ़ जाता है, जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। और किस वजह से होता है फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है? क्योंकि कंपनी डेट ज्यादा ले लेती है, अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी बढ़ जाती है, या कोई कॉस्ट इनकर हो जाती है, या फिर कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है ट्रांजैक्शन की वजह से। ये सारी चीजों की वजह से फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी हर्डल्स। तो मर्जर एंड एक्विजिशन आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी स्क्रूनिटी एंड अप्रूवल प्रोसेस दैट कैन डिले और प्रिवेंट द कंपटीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, पार्टिकुलरली इन केस व्हेन एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन कंसर्न अराइज। क्या बोला है? कई सारी रेगुलेटरी हर्डल्स आती है, मतलब जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो उनको रेगुलेशंस के रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि रेगुलेटरी स्क्रूनिटी आ जाती है, अप्रूवल का प्रोसेस होता है उसमें डिले होने लगती है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से कंप्लीट नहीं हो पाती है कोई ट्रांजैक्शन। ये सारी चीजें, कई सारे हर्डल्स आते हैं, कई सारी रुकावटें आती हैं उनके मर्जर और एक्विजिशन के प्रोसेस में भी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कंसर्न। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी अमंग एम्प्लॉय ऑफ बोथ द एक्वायरिंग एंड टारगेट कंपनी, लीडिंग टू मोरल इशू, टारगेट टैलेंट रिटेंशन चैलेंज, वर्क फॉर रिडंडेंसी एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉय कंसर्न क्या होता है? जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो जो कंपनीज होती हैं दोनों ही, चाहे एक्वायरिंग कंपनी हो चाहे टारगेट कंपनी हो, वो उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनका मोरल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं होता कि उनको जॉब पर रखा जाएगा, किन्हें रिटेन करा जाएगा, किन्हें रिटेन नहीं करा जाएगा, क्या क्या उनको चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वर्कफोर्स रिडंडेंसी होती है और जो रेजिस्टेंस टू चेंज की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है आपकी। नेक्स्ट है रेपुटेशन रिस्क। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इम्पैक्ट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्ड एज स्टेक होल्डर, कस्टमर, इन्वेस्टर एंड पब्लिक में परसीव द ट्रांजैक्शन नेगेटिवली ड्यू टू कंसर्न अबाउट ट्रस्ट, एथिक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बोला है? रेपुटेशन को भी रिस्क आ जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से। जो स्टेक होल्डर होते हैं, कस्टमर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, वो कई सारी ऐसी ट्रांजैक्शन कर लेती है, नेगेटिव ट्रांजैक्शन कर लेती है, मतलब जो अपना इंटरेस्ट है उसे कंपनी के अंदर से कम कर लेती है, क्योंकि या तो दूसरी कंपनी के ऊपर उन्हें ट्रस्ट, एथिक, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम, ये सारे उन्हें इशू दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इंटरेस्ट को कम कर लेती हैं और इसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी खराब फिर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में फेल टू अचीव देयर इंटेंडेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इफ देयर इज अ लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन द कंपनीज कल्चर, बिजनेस मॉडल, गोल्स, एग्जीक्यूशन प्लान, रिजल्टिंग इन सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और वैल्यू क्रिएशन। क्या बोला है? स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट का डिसएडवांटेज है कि अगर मर्जर एंड एक्विजिशन फेल हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज आएंगी दोनों, वो अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगी। और अलाइनमेंट किस लिए नहीं हो पाता है? कंपनी के कल्चर की वजह से, बिजनेस मॉडल की वजह से, गोल्स, एग्जीक्यूशन प्लान और सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इससे कंपनी की हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता है और ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर देता है कंपनी के लिए। ठीक है। ये था आपका मर्जर एंड एक्विजिशन का कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हैगा वो हैगा आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस का। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती है? तो अ स्ट्रेटेजिक अलायंस इज द कोऑपरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू म्यूचुअल गोल्स, शेयर रिसोर्स, कैपेबिलिटी एंड रिस्क एंड क्रिएट सिनर्जी दैट बेनिफिट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती हैं? ये एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा कंपनीज के बीच में, जिसके अंदर वो अपने म्यूचुअल गोल्स, जो जो उन कंपनीज के गोल है उन्हें परस्यू करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करते हैं, अपने रिस्क को शेयर करते हैं और आपस में मिलकर सारे साइनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी पार्टी उस स्ट्रेटेजिक अलायंस में इन्वॉल्व होती हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। तो वो कहलाता है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। Strategic alliance can take various forms ranging from joint venture and partnership to collaboration and consortia and are typically formed to leverage complementary strength, access new market, technology or expertise and enhance competitive advantage in a rapidly changing business environment. स्ट्रेटेजिक अलायंस कई सारे तरीकों से हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर की मदद से, पार्टनरशिप की मदद से, कोलैबोरेशंस की, कंसोर्शिया की मदद से। और ये करा किस लिए जाता है? जिससे न्यू मार्केट की एक्सेस मिल सके, न्यू टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिल सके, न्यू एक्सपर्टीज की एक्सेस मिल सके और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया जा सके। ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस की। जो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है वो किस किस टाइप का होता है? तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस में हमारे पास पहला हैगा ज्वाइंट वेंचर। अ ज्वाइंट वेंचर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय टू और मोर कंपनी टू परस्यू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, वेंचर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी टुगेदर
sharing resources, management responsibilities and profit and loss based on terms of agreement। जॉइंट वेंचर क्या होता है? ये एक तरीके की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में आती हैं किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक वेंचर बनाने के लिए या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टुगेदर एक्वायर करने के लिए, जिसके अंदर वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, अपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करती हैं, जैसा भी उन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड करा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इक्विटी अलायंस। तो इन एन इक्विटी अलायंस पार्टनर इन्वेस्ट इन ईच अदर बिजनेस बाय एक्वायरिंग ओनरशिप स्टेक शेयर और इक्विटी पोजीशन अलाउइंग देम टू अलाइन देयर इंटरेस्ट, शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड कोलैबोरेट ऑन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। इक्विटी अलायंस क्या होता है? इसके अंदर जो कंपनीज आपस में पार्टनरशिप करती हैं वो एक दूसरे के बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उनके स्टेक ओनरशिप को एक्वायर करके उसके बाद उनकी एक इक्विटी पोजीशन हो जाती है कंपनी के अंदर, उनका इंटरेस्ट हो जाता है, रिस्क और रिवॉर्ड वो दोनों चीजें शेयर करती हैं और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव में कोलैबोरेशंस करती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो अ नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस इज क्रिएटेड व्हेन टू और मोर कंपनीज साइन अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप टू पूल देयर रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज टुगेदर। नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? एक अलायंस जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट के थ्रू रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को शेयर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। तो नंबर 1 आता है हमारा एक्सेस टू न्यू मार्केट। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस इनेबल कंपनी टू एंटर न्यू मार्केट ज्योग्राफी और कस्टमर सेगमेंट बाय लिवरेजिंग देयर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क रिलेशनशिप एंड मार्केट नॉलेज। सबसे पहला एडवांटेज यही आता है, न्यू मार्केट की एक्सेस मिल जाती है। जो भी पार्टनर्स होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर वो एक दूसरे पार्टनर्स की ज्योग्राफिकल मार्केट कस्टमर सेगमेंट के अंदर अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपनी न्यू मार्केट के अंदर वो एंटर कर पाते हैं इजीली। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाता है उन्हें, न्यू नेटवर्क मिल जाता है अपने पार्टनर का, जिसकी वजह से उनकी मार्केट एक्सेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है रिसोर्स शेयरिंग। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस अलाउ कंपनी टू पूल रिसोर्स कैपेबिलिटी एक्सपर्टीज एंड एसेट्स टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस कॉस्ट, मिटिगेट रिस्क एंड एक्सेलरेट इनोवेशन और ग्रोथ इनिशिएटिव। रिसोर्स शेयरिंग के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कंपनीज होती हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल करती हैं, मतलब एक साथ लाती हैं, अपनी कैपेबिलिटीज एक्सपर्टीज एसेट सारी चीजों को इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होता है, साथ में एक्सपर्टीज मिलती है, कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, रिस्क मिटिगेट हो पाता है और इनोवेशन और ग्रोथ हो पाती है ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज होता है रिस्क शेयरिंग का। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प कंपनी शेयर रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और वेंचर बाय स्प्रेडिंग फाइनेंशियल एक्सपोजर, ऑपरेशनल चैलेंज, मार्केट अनसर्टेनिटी और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग पार्टनर। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे का रिस्क को भी शेयर करते हैं। जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें अगर कोई भी रिस्क इन्वॉल्व होता है तो उस चीज को वो आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस ब्रिंग टुगेदर पार्टनर विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, स्किल, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स दैट एनहांस देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सर्विस ऑफरिंग। और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब एक पार्टनर के पास जो स्ट्रेंथ नहीं है वो दूसरे पार्टनर के पास है अगर, तो उसका बेनिफिट सारे पार्टनर्स को मिलता है। तो इस तरीके से वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ बना देता है, जिससे उनकी पोजीशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सर्विस ऑफरिंग सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग एंड नॉलेज ट्रांसफर। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस फैसिलिटेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी नॉलेज एक्सचेंज, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू कोलैबोरेशन विद पार्टनर हु ब्रिंग डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू द टेबल। और क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से लर्निंग एंड नॉलेज का ट्रांसफर होता है, अपॉर्चुनिटीज जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, प्रैक्टिस शेयरिंग होती है, मतलब जो भी स्किल्स आएंगी उनके पास, पार्टनर्स के पास, वो आपस में शेयर करते हैं, जिससे एक डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस मिलता है सारी जो भी उसमें पार्टनर्स कंपनीज होती हैं उन्हें। नेक्स्ट होता है साइनर्जीज एंड इनोवेशन। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस फोस्टर साइनर्जीज दैट ड्राइव इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यू क्रिएशन बाय कंबाइनिंग यूनिक कैपेबिलिटी, पर्सपेक्टिव एंड आइडिया फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। और क्या बोला है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से जो साइनर्जी का बेनिफिट मिलता है वो भी मिलता है, जिसकी मदद से क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी होने लगती है, वैल्यू क्रिएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन को, इस सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए कि स्ट्रेटेजिक अलायंस करने के क्या क्या आपके एडवांटेज होते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपका ये स्ट्रेटेजिक अलायंस वाला कंसेप्ट भी फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट की एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो एन एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। इट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर। एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो वैल्यू जिसमें एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं और उसकी एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मतलब दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या प्राइस है। मतलब इंडिया का अगर 1 रुपया है तो वो अमेरिका के कितने रुपीज के बराबर होता है, इस चीज को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज दे डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसी एंड इम्पैक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो एक्सचेंज रेट होते हैं उनका एक बहुत क्रूशियल रोल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर। जो अलग अलग करेंसीज होती हैं वो कंट्रीज के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को भी इम्पैक्ट करती हैं एक तरीके से, ठीक है। अब बात आती है आपकी एक्सचेंज रेट होते कितने टाइप के हैं। तो पहला टाइप होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज पेग्ड और फिक्स्ड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, अ बास्केट ऑफ करेंसी और अ कमोडिटी लाइक गोल्ड गोल्ड। क्या बोला है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर जो कंट्रीज होती हैं उनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स्ड होता है कि एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में उसकी क्या वैल्यू मानी जाएगी। इसे हम गोल्ड जैसी कमोडिटी के बेसिस पर फिक्स कर देते हैं। सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट प्री डिटरमाइंड लेवल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करेंसी जहाँ पर होती है, एक्सचेंज रेट होता है जहाँ पर, वहां पर क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होती है या जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में इंटरवीन करती है इसके मार्केट के बीच में। एग्जाम्पल है ऐसी कंट्री का जहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और चाइना, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें क्या होता है, जो करेंसी का प्राइस डिटरमाइन होता है वो किसकी मदद से होता है, जो मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेस होते हैं उनकी मदद से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मार्केट स्पेकुलेशन। जो एक्सचेंज रेट में फैक्टर्स होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के, वो कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मार्केट स्पेकुलेशंस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मोस्ट मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग यूएस डॉलर, यूरो एंड जापानीज येन ऑपरेट अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यूएस डॉलर जो हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गए, ये सारे कौन से हैं जो कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के आपके एक्सचेंज रेट होते हैं। अब वही आपको फैक्टर डिस्कस करके बता रखे हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट इंक्लूड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सचेंज रेट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर वही आया आपका इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट इन अ कंट्री अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू एन एप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। अगर किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो जो बाहर के इन्वेस्टर होंगे वो उस कंट्री में अपना पैसा ज्यादा लगाने को मतलब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो उस कंट्री की करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। कन्वर्सली लोअर इंटरेस्ट रेट कैन रिजल्ट इन डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेशन रेट्स। तो कंट्रीज विद लो इन्फ्लेशन रेट्स जनरली हैव स्ट्रॉन्गर करेंसी एज देयर परचेजिंग पावर इज हाई। ऐसी कंट्री जिनका लो इन्फ्लेशन रेट होता है, मतलब जहां पर ज्यादा महंगाई नहीं होती है, वो स्ट्रॉन्गर करेंसी होती है, उनकी परचेजिंग पावर हाई होती है, वहां की जो करेंसी होती है वो स्ट्रॉन्गर रहती है। हाई इन्फ्लेशन रेट कैन इरोड द वैल्यू ऑफ करेंसी। वहीं अगर कोई कंट्री ऐसी है जहां पर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो फैक्टर सच एज जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड बैलेंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैन इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट बाय रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंडिकेटर में जैसे कि जीडीपी ग्रोथ हो गई, एम्प्लॉयमेंट रेट लेवल आ गया, ट्रेड बैलेंस आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ गया, ये सारी चीजों का भी एक्सचेंज रेट पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस इशू इज एन कंट्री कैन इंपैक्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड लीड टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट।
उसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का कितनी इंटरवेंशन है, ये सारी चीज़ों पर भी एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है। इन्वेस्टर उन्हीं के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से फिर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट है मार्केट स्पेकुलेशन। तो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एंगेजिंग इन स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन कॉज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन। उसके अलावा मार्केट स्पेकुलेशंस मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी इस स्पेकुलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर वो शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएशन ला देते हैं, जिसके बेसिस पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है उतने टाइम के लिए। ठीक है, तो ये आपके 5 फैक्टर थे जो डिटरमाइन करते हैं आपके एक्सचेंज रेट को। तो देखिए अब आगे है हमारे पास थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट की आपकी क्या क्या थ्योरीज होती हैं। पहली आएगी परचेज पावर पैरिटी थ्योरी। तो द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सजेस्ट दैट in the long run exchange rate between two currencies should adjust to equalize the price level of a basket of goods and service in each country। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि लॉन्ग रन में हमें क्या करना चाहिए, जो दो कंट्रीज की करेंसीज हैं उनके बीच का जो एक्सचेंज रेट है उसे इस तरीके से इक्वल करना चाहिए कि जो गुड्स एंड सर्विस हो एक बास्केट के, वो दोनों की वैल्यू इक्वलाइज हो जाए दोनों कंट्रीज में। देयर आर टू वर्जन ऑफ पीपीपी। दो तरीके की पीपीपी थ्योरी होती है। एब्सोल्यूट पीपीपी विच स्टेट दैट द एक्सचेंज रेट शुड इक्वलाइज द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन डिफरेंट कंट्री। एब्सोल्यूट पीपीपी क्या कहती है कि जो एक जैसे गुड्स देंगे उनके दोनों कंट्री में प्राइस इक्वलाइज हो जाने चाहिए जो आइडेंटिकल गुड्स होते हैं। एंड रिलेटिव पीपीपी क्या कहती है, विच कंसीडर्ड चेंज इन रिलेटिव प्राइस लेवल ओवर टाइम, कि जो प्राइस लेवल है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग रिलेटिवली चेंज आना चाहिए। ये कहती है रिलेटिव पीपीपी थ्योरी। PPP implies that exchange rate changes are driven by inflation differentiate between the country। जो PPP थ्योरी है उसमें जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होता है, इन्फ्लेशन की मदद से जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है इसका आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। तो द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पोजिट दैट द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट between two countries should be equal to expected change in exchange rate over a specified period। क्या बोला है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हैगा वो कैसा होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, जो उनके एक्सचेंज रेट के बीच में जो चेंज आ रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आईआरपी इन्वेस्टर विल सीक हायर रिटर्न इन कंट्री विद हायर इंटरेस्ट रेट। जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस कंट्री में पैसा लगाना इन्वेस्ट करते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट हायर होता है, लीडिंग टू कैपिटल फ्लो दैट विल एडजस्ट द एक्सचेंज रेट टू मेंटेन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। और इससे फिर क्या होता है, उस कंट्री में कैपिटल का फ्लो होता है, उससे एक्सचेंज रेट एडजस्ट होता है और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मेंटेन रहता है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये दो थ्योरी आपको कवर करनी है, सिर्फ इतना ही कवर करना थ्योरी, और इससे ज्यादा इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्टेन बिजनेस फंक्शन और प्रोसेस टू एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर रेदर देन हैंडलिंग देम इन हाउस। आउटसोर्सिंग क्या है, ये एक तरीका है जिसमें हम जो हमारे बिजनेस फंक्शन है उसे किसी बाहर की एंटिटी को या बाहर के इंडिविजुअल को दे देते हैं परफॉर्म करने के लिए, रेदर देन कि उन्हें हम खुद परफॉर्म करें, हम किसी और से परफॉर्म करवा लेते हैं और उसके लिए हम उन्हें पे करते हैं। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है आउटसोर्सिंग। दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन अलाउ कंपनी टू फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसी। इससे क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो उनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर फोकस कर पाते हैं, जो एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज होती हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं। while leveraging the specialized expertise, resource and cost efficiency of third party vendor। और ये किससे लेते हैं, जो ये आउटसोर्सिंग की सर्विस है, जो थर्ड पार्टी होती है, जो उस चीज में एक्सपर्टीज होती है, जिसके पास उससे रिलेटेड रिसोर्स होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी जो मेंटेन कर सकते हैं, उनसे ये सर्विस लेते हैं। Outsourcing can encompasses a wide range of activity including information technology service, customer support, manufacturing, human resource, accounting, marketing and more। आउटसोर्सिंग के अंदर कई सारी तरीके की एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको आउटसोर्स कर दें, कस्टमर सपोर्ट की सर्विस होती है उसे आउटसोर्स कर दें, मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस होती है वो आउटसोर्स कर दें, अकाउंटिंग की सर्विस, मार्केटिंग की और कई जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सभी को हम आउटसोर्स कर सकते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कंपनीज करती क्यों है, तो नंबर 1 आता है कॉस्ट सेविंग है। तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कंपनी ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। जिन कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते हैं। बाय आउटसोर्सिंग नॉन कोर फंक्शन टू कंट्रीज विल with lower
labor cost, companies can achieve significant saving on wage, infrastructure, training and overhead expense. आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो नॉन कोर फंक्शन हैगा कंपनीज का, जिसमें उनकी ज्यादा लेबर लोअर लेबर कॉस्ट होती है कंपनीज की, जिन कंट्रीज में वहां पर आउटसोर्स कर देते हैं, जिससे जो हमारी कंट्री में जो हमारी कॉस्ट होती हैगी वेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रेनिंग की, ओवरहेड की, वो सारी कॉस्ट सेव हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड स्किल्स। तो आउटसोर्सिंग इनेबल बिजनेस टू एक्सेस अ पूल ऑफ स्पेशलाइज्ड टैलेंट एंड एक्सपर्ट दैट मे नॉट बी अवेलेबल इंटरनली। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो हमारे पास स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज मिलती है हमें काम करने में, जो हमारे पास हमारी कंपनीज के अंदर नहीं है। जब हम आउटसोर्स करते हैं तो किसी एक्सपर्टीज कंपनी को या एक्सपर्ट इंडिविजुअल को अपना वर्क आउटसोर्स करते हैं, उससे हमारे वर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। Service provider often have dedicated team with specific skill and experience in areas such as IT development, digital marketing, data analytics and more. इसमें क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास उससे रिलेटेड सारी स्किल्स होती हैं, सारी एक्सपर्टीज होती है, सारा एक्सपीरियंस होता है और सारी रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी मदद से वो हमारे वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। तो आउटसोर्सिंग अलाउ कंपनीज टू कंसंट्रेट ऑन देयर कोर बिजनेस एक्टिविटी एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। आउटसोर्सिंग क्या अलाउ करती है कंपनी को अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पर कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। बाय डेलीगेटिंग रूटीन और नॉन एसेंशियल टास्क टू एक्सटर्नल पार्टनर, ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। अपने नॉन रूटीन और जो रूटीन और नॉन एसेंशियल टास्क है उसे अपने आउटसोर्स प्रोवाइडर को, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स करके क्या करती हैं, जो उनका ऑपरेशन है उसे स्ट्रीमलाइन करती हैं, मतलब स्मूथली रन करती हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और एंड एलोकेट रिसोर्स मोर इफेक्टिवली, और वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर पाती हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट फ्लक्चुएशन डिमांड ऑन सीजनल रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, आउटसोर्सिंग से स्केलेबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डिमांड और जो डिमांड में फ्लक्चुएशन की वजह से आती है। कंपनीज कैन इजीली एडजस्ट द लेवल ऑफ आउटसोर्स सर्विस बेस्ड ऑन बिजनेस नीड विदाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ हायरिंग एंड मैनेजिंग एडिशनल स्टाफ इंटरनली। कंपनी जो है वो आउटसोर्सिंग का लेवल को एडजस्ट कर सकती है, जब जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उतनी एक्टिविटी को आउटसोर्स कर सकती हैं। इससे कंपनीज की जो एक कॉस्ट होती है, कांस्टेंट होता था कि हाँ अगर हमारी एक्टिविटीज, बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो हमें स्टाफ को हायर करना पड़ेगा वो परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, उन्हें सिर्फ आउटसोर्स प्रोवाइडर को बताना होता है, अब वो देखेगा उसे कैसे परफॉर्म करना है। कंपनीज का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट या कांस्टेंट नहीं होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इनहांस्ड प्रोडक्टिविटी। तो आउटसोर्सिंग कैन इनहांस प्रोडक्टिविटी बाय अलाउइंग एम्प्लॉय टू फोकस ऑन हाई वैल्यू टास्क दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू बिजनेस ग्रोथ। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि एम्प्लॉय अपनी जो हाई वैल्यू टास्क है उनके ऊपर फोकस कर पाते हैं, जो कि डायरेक्टली बिजनेस की ग्रोथ में और इनोवेशन में हेल्प करता है। बाय ऑफलोडिंग रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग फंक्शन टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। कंपनीज अपना ऐसा फंक्शन जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, रिपीटेटिव फंक्शन है, उसे एक्सटर्नल प्रोवाइडर को आउटसोर्स करके क्या कर पाती हैं, अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मिटिगेशन। तो आउटसोर्सिंग कैन हेल्प मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद सर्टेन बिजनेस फंक्शन। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो हमारा रिस्क होता है कुछ बिजनेस फंक्शन के साथ, जैसे कि कंप्लायंस वगैरह, साइबर सिक्योरिटी हो गई आपकी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, सर्विस प्रोवाइडर ऑफन हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस, बेस्ट प्रैक्टिस एंड सिक्योरिटी मेजर इन प्लेस टू इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो ये सारी जो रिस्क होते हैं वो सारे कौन देखता है, आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर के होते हैं। इसमें कंपनी का कोई भी रिस्क नहीं होता है, उन्हें सिर्फ आउटसोर्स्ड एक्टिविटी के लिए पेमेंट करनी होती है, उसी में उनका रिस्क कवर हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सपेंशन। तो आउटसोर्सिंग कैन फैसिलिटेट ग्लोबल एक्सपेंशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, लोकल एक्सपर्टीज एंड कल्चरल इनसाइट्स। कंपनी कैन लिवरेज आउटसोर्सिंग पैटर्न इन डिफरेंट रीजन टू सपोर्ट मार्केट एंट्री, लोकलाइजेशन एक्सपर्ट एंड एफर्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। इससे क्या होता है, कंपनीज का ग्लोबली एक्सपेंशन होता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग की मदद से क्या होता है, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस मिल जाती है, कंपनीज को लोकल एक्सपर्टीज भी मिलती है उन्हें, और कल्चरल इनसाइट्स भी मिलती है, जिसकी वजह से उनका ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंशन हो पाता है, ठीक है। तो देखिए आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया, की इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग की क्या पोटेंशियल है। तो रीजन वाई आईटी आउटसोर्सिंग इन इंडिया इज बेस्ट डिसीजन। इंडिया के अंदर जो आईटी का आउटसोर्स करा जाता है वो बेस्ट डिसीजन क्यों है। तो नंबर वन है द लार्जेस्ट टैलेंट पूल ऑफ प्रोफेशनल।
तो वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग आईटी सर्विस फ्रॉम इंडिया इज हैविंग टू एक्सेस द एक्सटेंसिव पूल ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इन अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया के अंदर जो आईटी सर्विस हैगी उसका सबसे ज्यादा आउटसोर्स किया जाता है, मतलब बाहर के लोग इंडिया से लोगों को बुलाते हैं आईटी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए या उनसे आईटी सर्विस लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल का पूल है जो कि आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखते हैं। एज पर मोस्ट रिसेंट डेटा रिलीज्ड बाय स्टैटिस्टा, there are 27.7 million developer globally with 5.4 million of them being Indian। पूरे वर्ल्ड में 27.7 मिलियन डेवलपर हैं आईटी वाले, जिसमें से 5.4 मिलियन कहाँ के हैं? इंडिया के। इंडिया नाउ हैज मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंडिया में 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पूरे वर्ल्ड में से, सुपर पासिंग द यूनाइटेड स्टेट 4.4 मिलियन। यूनाइटेड स्टेट को भी सुपरपाइज करते हैं जहां पर 4.4 मिलियन है सिर्फ, ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज अवेलेबल एट फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस रिमेन वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग टू इंडिया even after 30 years, according to most recent data on software engineer hourly wage provided by Glassdoor, hiring a full-time programmer in United States cost $91,156 per year, which is 10 times more as the cost of hiring for same job role would cost $9,751 per annum in India। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कि जो इंडिया के आउटसोर्सिंग करते हैं आईटी सर्विस की, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग होती है। एक डेटा दिया है कि अगर यूनाइटेड स्टेट में एक साल की कॉस्ट आती है आउटसोर्स करने की आईटी सर्विस की $91,156, तो इंडिया में वही काम सिर्फ एक साल का $9,751 में करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी सर्विस। तो इंडिया प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस डिलीवरी इन एडिशन टू हाईली स्किल्ड वर्कर्स। इट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर आर कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज। इंडिया के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है जो कि एक एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर फॉलोड बाय आउटसोर्सिंग कंपनीज इन इंडिया इंक्लूडिंग कैपेबिलिटी मैच्योरिंग मॉडल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कस्टमर ऑपरेशन, परफॉर्मेंस सेंटर एक्सेट्रा। जो इंडिया के अंदर रहेंगे वो इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में से जो भी बेस्ट फॉलोड आउटसोर्सिंग कंपनीज रहेंगी उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि कैपेबिलिटी मैच्योरिंग मॉडल हो गया, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट की पॉलिसी, कस्टमर ऑपरेशन, परफॉर्मेंस सेंटर, ये सारी चीजें फॉलो करके हाई क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड आईटी इंडस्ट्री। So that development of nation's information technology and informational technology enabled service sector has been encouraged by a number of action made by the Indian government। और क्या बेनिफिट है कि जो ये आईटी सेक्टर है इंडिया के अंदर उसे गवर्नमेंट से प्रमोशन मिल रहा है, गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है उस चीज को, तो इसका भी बेनिफिट उन्हें मिल जाता है। Some of the action that had been implemented including the budget allocation for IT and telecom sector in Union Budget 2023-24। कुछ स्टेप्स लिए हैं जो बताए हैं गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर उन्होंने आईटी सेक्टर को अलग से बजट भी एलोकेट करा है यूनियन बजट 2023-24 के अंदर। कितने रुपीस का? 97,579.05 करोड़ यूएस डॉलर में 11.77 बिलियन डॉलर जो होते हैं, इतने का बजट आईटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को एलोकेट करा था गवर्नमेंट ने। द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम एटसेट्रा। और क्या करा है गवर्नमेंट ने? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह भी सेटअप करके इस स्कीम का बेनिफिट आईटी सेक्टर्स को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया का जो स्ट्रक्चर हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी कैसा हो रहा है? मॉडर्न हो रहा है। विद सपोर्ट कंट्रीज फास्ट एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, जो कि कंट्री को क्या बना रहा है? एक बहुत ज्यादा फास्ट एक्सपेंडिंग इकोनॉमी बना रहा है। विद जीडीपी ऑफ 3.7 ट्रिलियन, इंडिया करंटली रैंक 5th इन द वर्ल्ड अहेड ऑफ यूके, फ्रांस, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की जीडीपी आज के टाइम पर 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि 5वें नंबर पर आती है यूके, फ्रांस, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद, ठीक है। तो ये था आपका इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग की क्या पोटेंशियल है, क्या रीजन है जो आईटी सर्विसेज को इंडिया से आउटसोर्स करा जाता है। जो लास्ट कंसेप्ट है आपका इस यूनिट का, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है?
आज के लोगों की नीड्स को इस तरीके से फुलफिल करना कि आगे आने वाली जनरेशन की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस चीज को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थ्री पिलर्स क्या हैं सस्टेनेबिलिटी के? तीन पिलर्स बताए हैं आपके। तो पहला पिलर में आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो वी मस्ट मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक मटेरियल, एनर्जी, फ्यूल, लैंड एंड वाटर एज अ सस्टेनेबल रेट। इफ वी आर लिव इन अ रियली सस्टेनेबल वे देन इट्स ऑफन टर्म्ड एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्या बोला है? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, मटेरियल, एनर्जी, फ्यूल, लैंड और वाटर का, एक सस्टेनेबल रेट से। तो अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है धरती के ऊपर, तो हमें इसका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वे में इसका यूज करना चाहिए, जिससे इसका नुकसान किसी को भी ना हो, ना तो नेचर को और ना ही हमें खुद। Because certain resources are more readily available than others, we must take into account factors like material scarcity and harm that come from extracting these resources to the environment. क्योंकि क्या है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आसानी से अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ हैंगे बहुत ज्यादा रेयर रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं जो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो हमें इनकी मटेरियल स्कार्सिटी, इनसे होने वाले हार्म नेचर को, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनको एक्सट्रैक्ट करते समय whether or not the resource can still be used in accordance with circular economy, और क्या हम इस रिसोर्स को उसी रेट से यूज कर सकते हैं जिस रेट से करते आए हैं, या इसके यूज के रेट में हमें डिक्लाइन करना चाहिए। वो सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसे कहा जाता है आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो अ कंपनी और नेशन मस्ट यूज इट्स रिसोर्स एथिकली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू एबल टू रन सस्टेनेबली एंड जनरेट एन ऑपरेशनल प्रॉफिट ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक कंपनी या एक नेशन को अपने रिसोर्सेज का यूज एथिकली और एफिशिएंटली तरीके से करना चाहिए, जिससे वो सस्टेनेबल रहें और एक ऑपरेशनल प्रॉफिट जनरेट कर सकें रेगुलर बेसिस पर। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो इसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आपका कहा जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑपरेट और सर्वाइव विदाउट अ प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के सर्वाइव और ग्रो नहीं कर सकती है। इन लॉन्ग रन अ कंपनी कैन नॉट रिमेन वायबल इफ डज नॉट ऑपरेट प्रॉपर्ली एंड यूटिलाइज इट्स रिसोर्स इफेक्टिवली। और लॉन्ग रन में एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी ही नहीं अगर वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज नहीं करेगी, यूटिलाइज अच्छे तरीके से इफेक्टिवली नहीं करेगी। तो थर्ड आता है हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सोसाइटी और एनी सोशल सिस्टम टू परसिस्टेंटली अचीव अ गुड सोशल वेलबींग। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सोसाइटी की या किसी सोशल सिस्टम की वो एबिलिटी जिससे एक सोशल वेलबींग को अचीव किया जा सके, उसे कहा जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। अचीविंग सोशल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर दैट द सोशल वेलबींग ऑफ अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कम्युनिटी कैन बी मेंटेन्ड इन लॉन्ग रन। सोशल सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है? तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक कंट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की और कम्युनिटी की लॉन्ग रन में सोशल वेलबींग बनी रहे, मतलब वो सोशली वेल रहे सारे। तो वही चीज कहलाती है आपकी सोशल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। अब है आपका टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द मेन स्ट्रीम, यूनाइटेड नेशन लॉन्च्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजीज। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2030 एजेंडा स्टेबलाइज करा, जिसके अंदर उन्होंने 2030 एजेंडा बताया और एसडीजीज के बारे में बताया। देयर आर 17 गोल्स एंड 169 टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030। इसके अंदर क्या है? 17 गोल्स बताए हैं और 169 टारगेट्स बताए हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। Reaching the goal require action on all front involving government, business, civil society and people everywhere all have a role to play। और इन गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट का, बिजनेस का, सिविल सोसाइटी का और लोगों का, सभी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है। तो एसडीजी 12, अब हमें इनमें कुछ एसडीजीज के बारे में पढ़ना है। जो ये गोल्स बताए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके कुछ गोल्स के बारे में पढ़ना है। तो एसडीजी 12 क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो गोल 12 है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग। किन किन चीजों के बारे में ये बताता है? नंबर 1 है द 10-year फ्रेमवर्क ऑफ प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न शुड बी इम्प्लीमेंटेड। 10-year प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रोडक्शन पैटर्न और कंजम्पशन के लिए, विद इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन लीडिंग द वे व्हाइल ऑल टेकिंग डेवलपिंग नेशन कैपेसिटीज एंड डेवलपमेंट इनटू कंसीडरेशन। जिसमें जो डेवलप्ड नेशन है वो वे बनाएंगे और जो डेवलपिंग नेशन है उसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट और किस चीज पर बात करी गई है?
attain sustainable management and efficient utilization of natural resources by 2030। जो सस्टेनेबल और एफिशिएंट तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है 2030 तक। उसके अलावा अटेन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड ऑल फॉर्म ऑफ वेस्ट बाय 2020 फॉलोइंग स्टेबलाइज्ड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। और क्या बोला है, एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होना है, जो भी केमिकल और वेस्ट है 2020 तक का उसे मैनेज करना है। फिर रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्शन बाय 2030 बाय इंप्लीमेंटिंग रीयूज रिसाइकल प्रिवेंशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। 2030 तक कम से कम वेस्ट जनरेट होने देना है और रीयूज रिसाइकलिंग प्रिवेंशन एंड रिडक्शन प्रोसेस का यूज करना है। फिर फोस्टर द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबली प्रैक्टिस बाय कंपनी पर्टिकुलरली बाय लार्ज एंड ट्रांजैक्शनल एंटिटी। जो कंपनीज हैं उन्हें भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस का यूज करना है। लार्ज और जो ट्रांजैक्शनल एंटिटी है पर्टिकुलरली उन्हें, और बाकी स्मॉल को भी करनी है। इसके अलावा हमें पढ़ना है HDG 17 के बारे में, जो कि है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो गोल 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग टारगेट। ये किन किन चीजों के बारे में बात करता है? पहला है स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू इंटरनेशनल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज टू इंप्रूव डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर टैक्स एंड अदर रेवेन्यू कलेक्शन। इसमें क्या बोला है कि जो रिसोर्स का मोबिलाइजेशन है उसे स्ट्रेंथन करना है, जिससे क्या हो, इंटरनेशनल सपोर्ट मिले डेवलपिंग कंट्रीज को और डोमेस्टिक कैपेसिटी में टैक्स से रिलेटेड और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड उन्हें बेनिफिट मिल सके। फिर स्टेबलाइज एंड पुट इफेक्ट पॉलिसी दैट इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाने हैं जिससे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैंगी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा सके। फिर इनकरेज द डेवलपमेंट, ट्रांसफर, डिसमेंशन एंड डिफ्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग किस चीज को इनकरेज करा जा सके? जो डेवलपिंग नेशन है उनके अंदर ट्रांसफर हो, डेवलपमेंट हो, डिसमेंशन हो और डिफ्यूजन हो। किस चीज का? एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का डेवलपिंग नेशन के अंदर, वो चीज को इनकरेज करना है। फिर स्ट्रेंथन द गोल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉम्प्लीमेंटेड बाय मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप दैट मोबिलाइज एंड शेयर नॉलेज, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन ऑल कंट्री, इन पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज। और क्या करना है? ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना है, जिसके अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वो अपने रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल रिसोर्स, सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों की एक्सेस किसे प्रोवाइड करवाएंगी? डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करवाएंगी, जिससे वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो ये था आपका HDG 17 के टारगेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो बिजनेस सर्व एज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियलाइजेशन एंड इनकम जनरेशन। बिजनेस को क्या माना जाता है? ये एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कमर्शियलाइजेशन होता है और इनकम जनरेशन का एक तरीका है। Business undoubtedly play a crucial role in achieving almost all the target listed in SDGs। SDGs के अंदर जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जितने भी टारगेट दिए गए हैं वो किसकी मदद से? बिजनेस की मदद से ही अचीव किए जा सकते हैं। This goes beyond simply creating more knowledge tool, personal operation and practices. It focus also on talking, depurative, improving propensity, reduce inequality and protecting the external environment। सिर्फ नॉलेज देने के, टूल्स के, पर्सनल ऑपरेशन, प्रैक्टिस, इन सारी चीजों के अलावा भी बिजनेस किस चीज में हेल्प करता है? प्रोपेंसिटी को इम्प्रूव करने में, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में भी बिजनेस हेल्प करते हैं। तो ये आपका एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है इस वजह से बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी के, कि अगर हमें सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है तो उसमें बिजनेस का एक रोल आपका होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 5 है इसकी वन शॉट रिवीजन वीडियो खत्म हो जाती है। सारा कंटेंट आपको कवर करवा दिया गया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।